हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आस्क योर डाउट सीरीज जारी है और लास्ट टाइम जो मैंने आपको टॉपिक दिया जिसके ऊपर आपको डाउट्स पूछने थे वो था लेजर। हालांकि कुछ ज्यादा डाउट्स मुझे नहीं मिले तो मैं एक जनरल आपके लिए इस टॉपिक को एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूं। डिटेल में ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, तो जस्ट एक ब्रशअप करेंगे इसका। जो इसके की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। तो जो भी आपके डाउट्स थे, जो आपने छोटे मोटे डाउट्स जो आपने पूछे और जो आपके दिमाग में अभी भी हैं आपने पूछे नहीं, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेजर, और साथ ही ये भी बता दूं कि नेक्स्ट एमसीक्यू जिस टॉपिक पे आने वाले हैं वो भी यही है, यानी लेजर्स। सो अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लो, सो दैट जब मैं एमसीक्यू का वीडियो लेके आऊंगा तो आपके वो एमसीक्यू जो है मोस्टली आपके सही रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और याद रखें चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, लेजर, सबसे पहले लेजर क्या है देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग जो प्रोसेस शुरू होती है उसकी जो मेन जो हम शुरू करते हैं, जैसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन है, मेजरिंग है, देन असल में जो इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होती है वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल में आपको पता है कि हर तरह के ट्रांजेक्शन एक ही बुक में बना दिए जाते हैं, इसको हम डे बुक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, जिसमें हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी जाती हैं। फिर जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन या पोस्टिंग इनटू लेजर्स। अब लेजर्स क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि हमने सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड की। तो लेजर में बेसिकली हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे सेल्स में हमने सेल्स रिकॉर्ड कर दी, परचेज में परचेज रिकॉर्ड कर दी, एक्सपेंस में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए। तो अलग अलग हम उनके अकाउंट बना देते हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बना देते हैं, सो दैट साल के एंड में अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना है, इनकम के बारे में, किसी एक्सपेंस के बारे में, परचेज के बारे में, सेल के बारे में, तो हम उस लेजर अकाउंट को देखकर इजीली हम वो चीज जो है वो देख सकते हैं। तो लेजर्स इंडिविजुअली रिकॉर्ड्स होते हैं, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। और अब हम इस पे कुछ मेन चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कितनी तरह के लेजर्स हैं? 3 तरह की, डेटर, क्रेडिटर और जर्नल या फिर मेन लेजर। डेटर लेजर कौन सी होती है? डेटर लेजर जिसमें हम अपने डेटर्स यानी जिनको हमने उधार में गुड्स बेची हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। सो डेटर लेजर क्या है? कंटेन द अकाउंट्स ऑफ ऑल कस्टमर टू होम गुड्स आर सोल्ड एंड क्रेडिटेड। ये उन सब कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करती है इस डेटर लेजर में जिनको हमने गुड्स उधार में बेची हैं। इट इज आल्सो नोन एज, ये आपको याद रखना है कि इसको हम सेल्स लेजर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो डेटर लेजर यानी वो लेजर्स जिनमें हम अपने कस्टमर्स जिनको कि हमने उधार में गुड्स बेची हैं उनका अकाउंट मेंटेन करते हैं। और ये लेजर बेसिकली कोई भी लेजर हमें उस लेजर अकाउंट के बारे में, उसके अंदर जो डिटेल उसके बारे में बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर का है, अगर हम डेटर लेजर बना रहे हैं जिसे हमने पैसा लेना है, कितना पैसा ओपनिंग था, कितना बैलेंस हमने लेना था स्टार्टिंग में, कितना उसको क्रेडिट्स जो हमने गुड्स और बेची, कितना पैसा हम उससे रिसीव कर चुके हैं, कितना हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, कितना हमारा पैसा डूब गया है और कितना हमने उससे लेना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, कितना स्टार्टिंग में बैलेंस था, कितने की गुड्स और उधार में बेची, कितना उसने दे दिया और कितना बैलेंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें डेटर लेजर से मिल जाती है। अब बात करते हैं क्रेडिटर लेजर की, यानी ये वो लेजर उन सप्लायर की जिनसे हमने गुड्स उधार में खरीदी हैं। जब हम किसी से गुड्स उधार में खरीदते हैं उस केस में हम बनाते हैं क्रेडिटर लेजर। आपको पता है डेटर लेजर, डेटर हमारे क्या होते हैं? एसेट्स, और क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर लेजर मतलब उन सप्लायर की लेजर जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदी हैं, जिनको फ्यूचर में पैसा हमने देना है। सो क्रेडिटर लेजर कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल सप्लायर फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज एंड क्रेडिट, जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदी। इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम परचेज लेजर के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और तीसरी जर्नल लेजर या मेन लेजर, बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड हैं, एसेट्स के हैं, एक्सपेंसेस के हैं, इनकम्स के हैं, वो सारे के सारे हम कहां रखते हैं? जर्नल लेजर या मेन लेजर में। सो मेन लेजर क्या है कि डेटर एंड क्रेडिटर लेजर को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो जिसमें रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल या फिर मेन लेजर। ऑल अदर अकाउंट्स यानी इन दोनों को छोड़कर, डेटर और क्रेडिटर लेजर्स को छोड़कर, all other accounts are maintained in journal or main ledgers. Example assets, liabilities, capital revenue and expenses. I hope आपको ये क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको की पॉइंट्स जो याद रखने हैं, जो आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स एंड एसेट्स, इनका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है?
डेबिट बैलेंस। अच्छा, क्या है डेबिट बैलेंस, उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं। डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं? द एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। देखिए, जब आप कोई अकाउंट बनाते हो तो इस तरह से वो अकाउंट बनता है, इस फॉर्मेट में। यहां पे पर्टिकुलर, यहां पे अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड आ गई, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। तो डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं आपको पता है, लेफ्ट साइड डेबिट है और मेरी राइट साइड जो है क्रेडिट है। तो डेबिट बैलेंस होता है अगर आपकी दोनों में से कोई भी एक साइड बड़ी होगी। अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के मुकाबले बड़ी है तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। फॉर एग्जांपल, मान लो इस साइड का टोटल आपका आ गया सपोज 2000 और यहां पे इस साइड का टोटल है मान लो 1500, तो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? डेबिट साइड। तो ये जो हम यहां पे बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस कैरीड ऑन, क्योंकि दोनों साइड आपको पता है बराबर करनी होती है हमें लेजर्स में, तो बराबर करने के लिए मुझे 500 का बैलेंस यहां डालना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डेबिट साइड का बैलेंस है। इट मींस ये साइड आपकी बड़ी थी, इसी 2000 में से 1500 निकला, तो ये 500 इसी का बैलेंस है, इसलिए इसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि जो साइड बड़ी है उसी का बैलेंस बोला जाता है। डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर मान लो ये साइड बड़ी होती, मान लो यहां 2000 होता, इस तरफ 2000 होता, इसको मैं मान के चलता हूं कि इस तरफ ये अमाउंट आ गया आपका। मान लो अब ये साइड 2000 बैलेंस है, टोटल है ये, और यहां पे मान लो 1500 है, तो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? क्रेडिट साइड, तो तब इसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। आई होप ये आपको क्लियर है। तो चलिए वापस चलते हैं जहां पे थे हम। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग एंड एसेट्स। एक्सपेंस, लॉस, ड्राइंग और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इसके बीच में एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ये कि जो एसेट्स हैं, इसका ध्यान रखिए, एसेट्स का डेबिट बैलेंस या फिर नील बैलेंस हो सकता है। अब एमसीक्यू में कई बार आपको पता है कि जो चारों ऑप्शंस चारों सही होती है, लेकिन हमें चुननी है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन आ जाए एसेट्स ऑलवेज हैव, तो ऑप्शन शायद आपको होगा एक डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। इस तरह के क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस। सबसे पहली बात, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और साथ ही साथ ये भी याद रखो कि एसेट्स का डेबिट और नील बैलेंस भी हो सकता है। क्योंकि एसेट्स, जैसे मैंने कहा कि सपोज करो ये कैश है, आप यहां पे ये कैश अकाउंट है, आपको 2000 कैश रिसिप्ट हुई, कैश बुक में आपने देखा होगा, और सपोज आपने 1800 पेमेंट कर दी, तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो आपका कितना बैलेंस बच रहा है? 200 रुपए। लेकिन मान लो अगर आपने 2000 रिसिप्ट की और 2000 पेमेंट कर दी, तो अब बैलेंस क्या आ रहा है? अब आपके पास बैलेंस क्या आ रहा है? नील। तो एसेट्स का अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है तो वो होगा डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। इन केस ऑप्शन में डेबिट और नील बैलेंस नहीं है तो फिर आप उन्हें डेबिट बैलेंस को ही टिक करना है। लेकिन अगर दोनों हैं कि ए डेबिट बैलेंस, बी डेबिट और नील बैलेंस, तब आपने डेबिट और नील बैलेंस को टिक करना है। तो याद रखना, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट बैलेंस, और एसेट का कौन सा? डेबिट और नील बैलेंस। तो ये चीज आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। इनकम्स, गेन्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, इनका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। यहां पर भी एक चीज बता दूं कि जो लाइबिलिटी है, जो उधार है, अगर मैंने किसी का पैसा देना है तो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन मान लो वो उधार मैंने चुका दिया, तो अब कौन सा बैलेंस हुआ? नील। तो इसका मतलब लाइबिलिटीज का भी क्रेडिट या फिर नील बैलेंस हो सकता है। इनकम्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, गेन्स का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, लेकिन लाइबिलिटी का क्रेडिट और नील, आई होप ये आपको पढ़ा जा रहा है, क्रेडिट या नील बैलेंस हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट यानी जो किसी के नाम से हमने कोई अकाउंट रिकॉर्ड किया, राम, श्याम, मोहन। पर्सनल अकाउंट में ईदर हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। भाई अगर हमने राम का अकाउंट या श्याम का अकाउंट कोई बनाया है, उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। अब डेबिट बैलेंस अगर है, डेबिट बैलेंस मींस अगर वो डेबिट बैलेंस है यानी डेबिट साइड बड़ी है, इट मींस वो हमारा डेटर है। आपको पता है डेटर हमारे कौन होते हैं? डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस या नील बैलेंस। तो अगर किसी के नाम का पर्सनल अकाउंट है और उसका डेबिट बैलेंस है यानी डेबिट साइड बड़ी दिख रही है हमें, इट मींस वो हमारा क्या है? वो हमारा एसेट है। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट में कौन से बैलेंस होते हैं? लाइबिलिटी वाले,
अगर वो क्रेडिट बैलेंस है इट मींस वो हमारा क्या है, क्रेडिटर, यानी हमने उसको पैसा देना है। तो डेबिट पर्सनल अकाउंट कोई भी हो, किसी के नाम से रिकॉर्ड किया गया अकाउंट, अगर उसका डेबिट बैलेंस है इट मींस वो हमारा डेटर है, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब वो लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिटर। सो आई होप ये आपको क्लियर है। उसके बाद ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। हम जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट हैं उनको बैलेंस करते हैं एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। साल खत्म हो, जब हमारा साल खत्म होता है या फिर अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, बट द नॉमिनल अकाउंट्स आर टोटल्ड ओनली। लेकिन नॉमिनल अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते, उनको टोटल किया जाता है। बैलेंस इसलिए नहीं करते कि नॉमिनल अकाउंट जो है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंसेस को हम अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ने क्या बताया था कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड करो, जिस साल की इनकम है उसी साल में रिकॉर्ड करो, आगे इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसलिए नॉमिनल अकाउंट्स को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। अगर इस साल के हैं तो इसी साल के ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको खत्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इनको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। तो आई होप ये आपका डाउट भी अगर कोई था तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। लेजर को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल बुक। जर्नल को किस नाम से, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या है, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये आप याद रखो, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं कि ओरिजिनल एंट्री वहीं पे रिकॉर्ड होती है जर्नल में। उसके बाद फर्दर जो अकाउंट्स बनता है वो लेजर में बनता है। सो लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक और प्राइमरी बुक भी कहते हैं। तो ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है कि जो लेजर है वो कौन सी बुक है, दैट इज प्रिंसिपल या फिर प्राइमरी बुक। और इसको इट इज आल्सो कॉल्ड ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि हमारा जो डुअलिटी कंसेप्ट है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है कि एक डेबिट और एक क्रेडिट, फाइनली वो डेबिट क्रेडिट हम कहां कंप्लीट करते हैं, जब हम लेजर्स बनाते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब आपने लेजर बनाई, फॉर एग्जांपल हम एक कैश, एक जनरल मान लो ये है कैश टू सेल्स, तो जब हम इसकी लेजर बनाते हैं तो एक कैश की बनाते हैं, कैश को डेबिट कर देते हैं और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो जो भी डुअलिटी कंसेप्ट है, डेबिट क्रेडिट करना किसी ट्रांजैक्शन को, डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में अकाउंट में रिकॉर्ड करना, वो लेजर में आके कंप्लीट हो जाता है। सो इट इज ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसके बाद तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बट यहां पर डुअलिटी कंसेप्ट जो है आपका कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट डेबिट क्रेडिट आपको उनको रिकॉर्ड करना है अकाउंट में, वो यहां आकर कंप्लीट हो जाता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैंने अंडरलाइन की है ये चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में आपको सिखा चुका हूं। कुछ और क्वेरीज भी थी, कि बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन क्या है। दोस्तों बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन, जस्ट ए सेकेंड, मान लो ये आपका एक अकाउंट है, ठीक है, सपोज करो कि ये कैश अकाउंट है। बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या है, ब्रॉड डाउन का मतलब पिछला बैलेंस आगे लेके आना, मतलब ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को ही बैलेंस ब्रॉड डाउन बोला जाता है, याद रखना। ओपनिंग बैलेंस यानी पिछला बैलेंस जो है, जब हम उसको आगे लेके आते हैं तो उसको लिखते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो भी लेजर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे कैश का अकाउंट बन रहा है या कैश की लेजर बन रही है, हर जो अकाउंट बनता है उसका कभी ना कभी ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, यानी जो पिछला बैलेंस हम आगे लेके आए, जो पिछला बैलेंस था उसको आगे लेके आना। जब हम उसको नेक्स्ट आगे लेके आना मतलब लास्ट का बैलेंस करंट ईयर में लेके आना, लास्ट मंथ का बैलेंस करंट मंथ में लेके आना, तब हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। और बैलेंस कैरी डाउन क्या है, जब हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं, आपको पता है कि एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी होगी। जब हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा, सपोज करो कि यहां टोटल 5000 है और यहां जितनी ट्रांजैक्शन है उसका टोटल 3000 है, तो वो जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है हमारा, मतलब महीने के एंड में या साल के एंड में, उस क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं बैलेंस कैरीड डाउन, CD, कैरीड डाउन। कितना हो गया, 2000। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन। और जो हमारा लेजर बनाते वक्त आंसर आता है, जो हमारी आंसर फिगर होती है, उसको लिखते हैं बैलेंस कैरीड डाउन, यानी ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस जो है, मान लो ये जनवरी महीने का क्लोजिंग बैलेंस है, यही बैलेंस आगे जब हम फरवरी मंथ की लेजर बनाएंगे तो उसमें बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। मान लो ये 2000 है और ये जनवरी की लेजर थी, सपोज करो ये जनवरी की लेजर है, अब मैं फरवरी की बनाने जा रहा हूं कैश बुक, तो फरवरी में यही बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है इस तरफ
ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2000 का, और किस महीने की, फरवरी महीने की। मैं आपको रफली बता रहा हूं, सिंपल ये बता रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, या बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब जो आपका आंसर आता है या महीने के एंड में या साल के एंड में जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू आती है, वो उसको बोलते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। और यही बैलेंस कैरीड डाउन अगले दिन के लिए, अगले मंथ के लिए या अगले साल के लिए बन जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यही बैलेंस अगले साल के लिए बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप ये आपको क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और किसी बच्चे ने पूछा था, एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था कि परचेज अकाउंट और परचेज बुक में फर्क क्या है। दोस्तों, परचेज अकाउंट जो है, सबसे पहले परचेज बुक की बात कर लेते हैं। परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक कौन सी परचेज रिकॉर्ड करती है, क्रेडिट परचेज, यानी वो परचेज जो उधार पे हैं, वो परचेज जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं। लेकिन परचेज अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो ये क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेज दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो ये बेसिक फर्क है कि जो परचेज बुक का टोटल होगा, यानी क्रेडिट परचेज का, वही टोटल हम फिर परचेज अकाउंट में लेके आएंगे। तो इसमें क्रेडिट परचेज भी आएंगी और कैश परचेज भी आएंगी, तो उसको बोला जाता है परचेज अकाउंट। एक और क्वेश्चन था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लायबिलिटी है या एक्सपेंस, दोनों है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लायबिलिटी भी है और एक्सपेंस भी है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। उसने क्या कहा कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है, मान लो कि मेरे डेटर्स हैं, डेटर मतलब जिनसे मैंने पैसा लेना है, जिनको मैंने उधार में गुड्स बेची हैं 1 लाख रुपए की। अब मुझे लगता है कि जितने मेरे डेटर्स हैं, हो सकता है इसमें से मुझे 5000 फ्यूचर में ना मिले, डाउटफुल है, नहीं मिले। तो उसके लिए मैं पहले से ही तैयारी कर लूं, मान के चलूं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो सकता है ये 5000 मुझे ना मिले। अब ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेड मेरा लॉस है कि जो हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। तो क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ने कहा, मैचिंग कंसेप्ट में हम एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करते हैं, और प्रूडेंस कंसेप्ट ने यह कहा कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन गेन्स को नहीं, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा एज ए लॉस। अब क्योंकि इसके लिए मैंने पहले से पैसा निकाल के रखा है, या पहले से मेरा माइंडसेट बना के रखा है कि मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मुझे पैसा रखना है, तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, हम मशीनरी पे डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मशीनरी को रिप्लेस करना है। तो वो जो प्रोविजन जो बनाते हैं कि हर साल मशीनरी के लिए आपके सपोज 5000 कम होगी, तो हम ये मान के चलते कि 5-5000 हम जोड़ते रहेंगे, और एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जब मशीनरी हमारी काम करना बंद कर देगी तो उसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमने एक प्रोविजन बनाया किसके लिए, मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए। तो फ्यूचर में किसी चीज के लिए अगर हमने कोई पैसा अलग से रख लिया तो एक लायबिलिटी रहती है कि हमने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा अलग में रखा है, इसलिए उसको प्रोविजन भी कहते हैं। तो प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी भी है और एट द सेम टाइम ये एक्सपेंस भी है। अगर लायबिलिटी है तो इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है अंडर द हेड प्रोविजन एंड रिजर्व्स, और एक्सपेंस है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको दिखा देते हैं एज एन एक्सपेंस डेबिट साइड में। तो आई होप ये आपका डाउट ये भी क्लियर हो गया। तो ये थे आपके कुछ आज के डाउट्स। कुछ ज्यादा डाउट्स मुझे मिले नहीं, जितने मिले मैंने ले लिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो टॉपिक से रिलेटेड मैं दे रहा हूं उसी के आप डाउट पूछा करो। आपका जो भी डाउट है नेक्स्ट टॉपिक का है, वेट करो उस टॉपिक का, जब मैं उसमें आऊंगा तो आप वो उसमें पूछ लेना। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मैं दे रहा हूं आज के डाउट सीरीज में, वो है ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जितने डाउट्स हैं, लेकिन याद रखना ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जितने डाउट्स हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे ले आऊंगा। और याद रखो एमसीक्यू सीरीज, अगला जो मैं एमसीक्यूज लेके आने वाला हूं वो इसी टॉपिक यानी लेजर पे ही है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जब मैं वो एमसीक्यूज करवाऊंगा आप खुद अपने चेक करते रहना, मेरे से पहले आंसर दे देना। अगर आपको समझ आ गया तो फिर एंड में चेक करो कि कितने सही कितने गलत हुए। थैंक यू दोस्तों, और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।